Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about vertebrate blood vessels. आज हम वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ब्लड वेसल्स से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेशन होती है, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की और वेस्ट मटेरियल्स की। तो वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो बेसिकली आप जानते हैं कि वर्टिब्रेट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज़ की। आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज़ की। अगर मैं आर्टरीज़ की बात करूं तो बेसिकली जो आर्टरीज़ होती हैं ये ब्लड वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कहाँ से कैरी करती हैं? यानी कि हमारे हार्ट से लेकर अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से लेकर हमारे जो बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ हैं ये उनकी तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती है, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं अवे फ्रॉम हार्ट। और बेसिकली जो आर्टरीज़ होती हैं इनका जो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये थिक वाल होती है इनकी, जो बनी होती है 3 लेयर से। थिक वाल होती है, थिक वाल, मोटी वाल होती है जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये लेयर्स की साथ एक और इन्होंने हमारी सिलेबस के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है ट्यूनिका, या लेयर्स को हम कवरिंग को ये ट्यूनिका भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो आर्टरीज़ हैं ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, उनकी कंपोजिशन जो है जिसको हम ट्यूनिका नाम देते हैं। और ये बेसिकली क्या, कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेन्स की। अगर मैं वेन्स की बेसिकली बात करूँ तो वेन्स कौन सा फिर ब्लड कैरी करती हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आर्टरी जो थे अवे फ्रॉम द हार्ट और ये टुवर्ड हार्ट्स, यानी कि हमारे जो दूसरे पार्ट्स हैं बॉडी के टिश्यूज़ हैं उन टिश्यू से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और हार्ट की तरफ ये मूव करती है टुवर्ड हार्ट, वेन्स जो है। अब बेसिकली जो वेन्स की सिमिलरली लाइक आर्टरीज़ की तरह ही वेन्स की जो वाल्स होती हैं वो 3 होती हैं, लेकिन जो इसकी मिडल वाल्स होती है 3 वाल्स होती हैं। जो मिडल होती है वो मिडल ये थोड़ी सी थिन होती है, पतली होती है, थिनर होती है। इसका साइज़ जो है ये थिक नहीं होता, थिनर होता है। अब बेसिकली वेन्स के अंदर कुछ वाल्व भी पाए जाते हैं, वाल्व क्या है, वाल्व भी पाए जाते हैं। अब ये वाल्व्स का क्या फंक्शन होता है इनके वेन्स के अंदर? ये वन या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे ब्लड को एक डायरेक्शन से यानी कि वापस जाने में नहीं देते। यानी कि अगर जैसे हमारे हार्ट के अंदर ब्लड इंटर हो चुका है डी ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, अब उसको बैक वापस बाहर नहीं जाने देते ये वाल्व जो हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ये वाल्व का ये फंक्शन होता है। अब मज़ीद हम आगे नेक्स्ट डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसको। आगे आ जाता है नेक्स्ट कैपिलरीज। अगर मैं बेसिकली कैपिलरीज की बात करूं तो बेसिकली कैपिलरीज जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, या इन न्यूमरस तादाद में, यानी कि सबसे ज़्यादा तादाद में हमारी बॉडी के अंदर कौन सी होती हैं? कैपिलरीज होती हैं, न्यूमरस, ठीक है, तो ज़्यादा तादाद में। अब बेसिकली ये कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है कि कैपिलरीज जो हैं ये आर्टरियोल्स के साथ भी, ठीक है, आर्टरीज के साथ भी कनेक्टेड होती हैं और वेन्स के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। आर्टरीज के साथ भी कनेक्टेड होती हैं और वेन्स के साथ भी। अब बेसिकली ये वो पॉइंट जहाँ पर काफ़ी कैपिलरीज आर्टरी के साथ कनेक्ट हो रही हो, हम उसको नाम देते हैं आर्टरियोल्स का। और ऐसी कैपिलरीज जहाँ पर काफ़ी सारी जो वेन्स के साथ कनेक्ट हो रही हों हम उसको वेन्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स होते हैं ये इनके एक डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। यानी कि बेसिकली जब लंग्स से जो ब्लड आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये इसके वहाँ पर आर्टरियोल्स होती हैं, और यानी कि जब हार्ट की तरफ जा रहा होता है वहाँ पर वो वेन्यूल्स होती हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेन्यूल्स होगी और जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहाँ पर वो आर्टरियोल्स होंगी। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो होता है डिफरेंस होता है। अब ये कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, जनरली एक इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से।
अब बेसिकली एंडोथेलियल सेल जो है ये न्यूमरस तादाद में हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब इतने इनका साइज जो है इतना माइनर्स होता है, बारीक होता है, थिन होती हैं ये, कि ये हमारी बॉडी के छोटे से छोटे पॉइंट में भी ये वहाँ पर पहुँच सकती है, ताकि वहाँ पर ब्लड जो है वो पहुँचाया जा सके। अब बेसिकली इनके ज़रिए से क्या, कैपिलरीज के ज़रिए से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के ज़रिए से क्या, तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल्स की ये सारी जो है सर्कुलेशन होती रहती है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि हार्ट की सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बोनी फिशीज़, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम बर्ड्स और मैमल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बात इसी वजह से इनकी करते हैं, बोनी फिशीज़ की, एम्फीबियंस की या रेप्टाइल्स की, क्योंकि ये एवोल्यूशन से पहले जो थी इनका सर्कुलेशन सिस्टम। उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई तो और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, इनके अंदर थोड़ा सा सिंपल सा होता है स्ट्रक्चर इनका, बर्ड्स, बोनी फिशेस का, एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का। जबकि बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इनका थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बोनी फिशेस की, एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की। लेट्स स्टार्ट हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बोनी फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अगर मैं इनके बात करूँ बोनी फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स की, तो इनके दरमियान एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुई है कि इनके चैम्बर्स के अंदर डिफरेंस आता गया। यानी कि अगर बोनी फिशेस की बात करूँ तो इनके अंदर जो हार्ट होता था वो 2 चैम्बर्स का होता था, यानी कि 2 चैम्बर होते थे जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करता रहता था। जैसे फिर एवोल्यूशन हुई एम्फीबियंस के अंदर, फिर क्या आ गया कि 3 हार्ट चैम्बर आ गया, यानी कि 3 चैम्बर्स का जो हार्ट को उनके कितने चैम्बर्स हो गए, 3। लेकिन इनके अंदर फिर क्या होता था कि जो उसके बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के अंदर 4 चैम्बर हो गए। अब बेसिकली जो रेप्टाइल्स थे इनके अंदर जो थोड़ा सा इतना विजिबल स्ट्रक्चर नहीं था इनका चैम्बर्स का, फिर भी लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा इनका माइनर सा डिफरेंस था, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा विजिबल थे, यानी कि क्लियरली विजिबल नहीं थे। और इस वजह से इनको 4 चैम्बर, इनका थोड़ा सा अंदर फंक्शन परफॉर्म होने की वजह से 4 चैम्बर का, तो बेसिकली रेप्टाइल्स के अंदर जो है 4 चैम्बर हार्ट का इनको बता दिया गया। साइंटिस्ट ने कहा कि इनके अंदर 4 हार्ट, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बोनी फिशेस की। तो बोनी फिशेस की अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्स का होता है, यानी कि 2 चैम्बर हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अब बेसिकली अब बोनी फिशेस के अंदर 2 जो चैम्बर्स होते हैं उनमें एक होता है आर्ट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल्स, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। अब बेसिकली इनके अंदर जो है ब्लड की सर्कुलेशन किस तरीके से होती है हार्ट के अंदर। बेसिकली ब्लड जो जैसे ही लीव करता है हार्ट को, ब्लड लीव हार्ट को लीव करता है किसके ज़रिए, थ्रो वेंट्रल आयोटा के ज़रिए। यानी कि जो वेंट्रल, इनके अंदर जो एक वेंट्रल आयोटा होती है और एक होती है डोर्सल आयोटा। अब बेसिकली जो वेंट्रल आयोटा होती है, जो वेंट्रिकल से होती है वेंट्रल आयोटा, ये ब्लड को लीव करती है हार्ट से और कहाँ पर चली जाती है, गिल्स के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गिल्स के पास चली जाती है। अब जैसे गिल्स के पास चली जाती है तो गिल्स क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, ऑक्सीजनेटेड कर देता है। बेसिकली वेंट्रल आयोटा के पास कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड था। अब जैसे गिल्स के पास आया, गिल्स ने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया। अब जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड है वो किसकी तरफ चल जाता है, डोर्सल आयोटा की तरफ, डोर्सल आयोटा की तरफ, आयोटा। बेसिकली आयोटा जो है वो बड़ी वेन या उसको कैपिलरीज को कहा जाता है, जो ब्लड को हार्ट की तरफ या लंग्स की तरफ लेकर जाती है। तो डोर्सल आयोटा की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर चला जाता है। अब बेसिकली जो डोर्सल आयोटा है क्या कर देती है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सब पार्ट्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और फिर जो उन पार्ट्स के पास, जो डिफरेंट ऑर्गन बॉडी पार्ट्स के पास, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर किस में चला जाता है, थ्रो वेनस सिस्टम के ज़रिए। जो वेनस सिस्टम के ज़रिए वो सारा फिर किस में चला जाता है, हार्ट के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट रिपीट होता रहता है। तो बेसिकली ये किसके ज़रिए, वन सिस्टम, यानी कि अब देखें कि हार्ट का एक ही तरफ हो रही है, या सिंपली आप ये भी कह लें कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है तो हार्ट के ज़रिए एक दफ़ा, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा ही सर्कुलेट कर रहा है।
तो इसको हम कहते हैं सिंगल सर्किट सिस्टम, यानी कि सिंगल सर्कुलेटरी सर्किट, सिंगल सर्कुलेटिंग सर्किट। अब मैं आपको थोड़ा सा ना डायग्राम के हवाले से इसको समझा देता हूँ ताकि आपको ना इजीली इसकी समझ आ जाएगी। अब बेसिकली ये देखिए कि बोनी फिशेस का जो है, बोनी फिशेस का ये इस तरीका का थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए कि ये वेंट्रल आयोटा है, वेंट्रल आयोटा की तरफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेंट्रल आयोटा की तरफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर चला जाएगा, ये गिल्स में आ गया। तो जैसे ही गिल्स में आएगा यहाँ पर कैसे हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लूज होगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, डोर्सल आयोटा में। अब डोर्सल आयोटा से सारे जो है बॉडी पार्ट्स की तरफ, यानी कि सिस्टमेटिक कैपिलरीज जो क्या करेगी, सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाएगी। अब जैसे ही सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाएगी तो उसके बाद फिर जो है हमारा जो वेनस सिस्टम है, फिशेस का जो वेनस सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जो दूसरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको फिर किसके अंदर लेकर आ जाता है, वेंट्रल आयोटा की तरफ। तो इस तरीके से ये सारा जो है ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चलता रहता है, सारा रिपीट होता रहता है। तो ये होता है कि बोनी फिशेस के अंदर स्ट्रक्चर। अब बेसिकली इनकी जो एवोल्यूशंस की एक वजह ये भी थी कि इनके अंदर एवोल्यूशन क्यों हुई, क्योंकि इनके अंदर बोनी फिशेस जो है होता है, यानी कि ये लो ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन कर लेती हैं, ये इसको मिनिमाइज़ कर लेती हैं। यानी कि इनके जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत सी यानी कि माइनर होती हैं, इनकी साइज़ बहुत बारीक होता है। तो इनके क्योंकि सिंगल सर्किट होता है तो ये ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज़ कर लेती है, इनको कम ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हम देखें कि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर देखें तो उनके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड का प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उनके अंदर जो है टू सर्किट सर्कुलेटिंग सर्किट होता है। तो ये भी एक, इस वजह से भी एक एवोल्यूशन की ये भी वजह थी। उसके बाद आ जाते हैं एम्फीबियंस, ये थे बोनी फिशेस। उसके बाद आ जाते हैं एम्फीबियंस। अब बेसिकली एम्फीबियंस के अंदर जो है ये 3 हर्ट, जैसे एवोल्यूशन हुई आफ्टर द रेप्टाइल्स, यानी कि बोनी फिशेस के बाद रेप्टाइल्स एम्फीबियंस की एवोल्यूशन हुई। तो इनके अंदर जो है 3 चैम्बर्स, इनके हर्ट के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स। उन 3 चैम्बर्स में से 2 होती हैं आर्टरीज और 1 होती है वेंट्रिकल्स, यानी कि सिंगल वेंट्रिकल होती है, वेंट्रिकल्स और 2 आर्टरियोल्स। अब बेसिकली इनके अंदर ये कैसे ब्लड जो है सारा सर्कुलेट करता रहता है। अब बेसिकली ये जो एम्फीबियंस होती हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, इनकी अंदर क्या होता है कि ये एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्स इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक सिंगल वेंट्रिकल्स होती है। सिंगल वेंट्रिकल्स ये क्या करती है, 2 फंक्शन परफॉर्म करती है। ये एक तो लंग्स की तरफ भी ब्लड लेकर जाती है और दूसरा स्किन की तरफ भी, क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर जो स्किन होती है, स्किन और गिल्स होते हैं, ये ज़्यादा जो है लंग्स की गिल्स की निस्बत स्किन को ज़्यादा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि इनको ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं स्किन के अंदर, एम्फीबियंस की स्किन के अंदर। तो बेसिकली ये वन वेंट्रिकल्स क्या करता है कि लंग्स के पास भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है और स्किन के पास भी लेकर जाता है, और फिर स्किन से और लंग से जैसे ही ये जो ब्लड है किसके अंदर आता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ आता है डोर्सल आयोटा की साथ, तो ये इसके अंदर जो लंग सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ से नहीं आता, वो जो डोर्सल आयोटा क्या करती है कि थोड़ा सा स्किन से, यानी कि माइनर सा स्किन से भी लेती है और लंग्स भी लेती है, और मुकम्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके हमारे जो बॉडी के यानी कि फीमेल्स के जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोवाइड कर देती है ताकि उनके सर्वाइवल के लिए पॉसिबल हो सके। एक दफ़ा फिर सुन लें कि जो एम्फीबियंस होते हैं इनके जो एक वेंट्रिकल होता है सिंगल वेंट्रिकल्स, वो क्या करते हैं लंग्स से भी ब्लड लेते हैं और लंग्स को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं और स्किन को भी देते हैं, क्योंकि इनके स्किन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर आर्टरियोल्स डोर्सल आयोटा क्या करती है कि जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से नहीं लेती, ठीक है, ये कुछ लेती है स्किन से और मुकम्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, तो फिर क्या करती है कि हमारी बॉडी फीमेल्स के दूसरे बॉडी ऑर्गन की तरफ ये ट्रांसफ़र कर देती है, पम्प्ड आउट कर देती है। तो इसका मैं डायग्राम के वाले से साथ आपको समझा देता हूँ। अब बेसिकली ये देखें जो लेफ़्ट होती है ना आर्टरियम, इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स के अंदर और स्किन कैपिलरीज के अंदर, लंग्स के अंदर और स्किन कैपिलरीज के अंदर। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर
किस में आ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से क्या होगा कि हमारे जो इनके आयोटा के ज़रिए जो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स हैं ये उनकी तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर सिस्टमेटिक कैपिलरीज आ गई। अब सिस्टमेटिक कैपिलरीज से मजीद जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस में, हार्ट में जाना मूव कर जाएगा। तो बेसिकली ये इनका एम्फीबियंस का फंक्शंस होता है। लेफ्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रख लेना है। तो ये एम्फीबियंस का था। अब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। अब बेसिकली जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अब उनके 4 चैम्बर्स के अंदर जो राइट और लेफ़्ट साइड होती है, राइट एंड लेफ़्ट साइड, ये बेसिकली पार्शली यानी कि पार्शली डिवाइडेड होती है, मुकम्मल डिवाइड नहीं होती, पार्शली डिवाइडेड होती है, पार्शली डिवाइडेड होती है। अब इनके पार्शली डिवाइडेड होने की वजह से क्या होता है कि बेसिकली इनके अंदर 3 सिस्टम काउंट किया जाता है, 3 चैम्बर सिस्टम। क्योंकि जो पार्शियल डिवाइड इस वजह से होने की वजह से क्या करते हैं कि यानी कि कुछ ऑक्सीजनेटेड और कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपस में कंबाइन हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो ये बेसिकली इनका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है एम्फीबियंस की तरह का ही होता है, रेप्टाइल्स का एम्फीबियंस की तरह का ही होता है कि ये कुछ स्किन के ज़रिए और कुछ लंग के ज़रिए अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो पार्शियल डिवाइडेड होने की वजह से ये मुकम्मली, अब देख लें मैं अब डायग्राम के साथ आपको समझा देता हूँ। अब देखिए कि ये जो रेप्टाइल्स हैं, ज़्यादा रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, जैसे ही लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनके जो चैम्बर्स होते हैं ये पार्शियली डिवाइडेड होते हैं, यानी कि कंप्लीट इनके जो डिवाइडेड नहीं होते, पार्शियल डिवाइडेड होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये थोड़ा सा किसके अंदर शामिल हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ शामिल हो जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ से, अदर बॉडी ऑर्गन से, तो लेफ्ट आर्ट्रियम से। अब देखिए कि जैसे ये पार्शियली डिवाइड हो चुका है तो अब ये 2 तरीके से, एक तो ये रास्ता है, ठीक है, जहाँ पर ये आयोटा के ऊपर जा साथ मिल रहा है, और दूसरा जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब बेसिकली थोड़ा सा इधर से आएगा, अब ये थोड़ा सा इधर से आएगा, जहाँ पे आयोटा पे मिलेंगे जो सारा मुकम्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो क्या करेगा कि दूसरे बॉडी ऑर्गन की तरफ ये शामिल कर देगा। अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि वैसे तो वेन जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन उन वेन्स को कहा जाता है जो क्या करती है, लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी जो है नॉर्मली तौर पर जिनका फंक्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है, लेकिन जैसे ही ये इनके अंदर हार्ट से लंग्स की तरफ जब जाता है ब्लड तो ये पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस माइंड में रख लेना है। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, एम्फीबियन रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि ये सिस्टम जो हार्ट होता है ये पार्शियली डिवाइडेड होता है, मुकम्मल डिवाइडेड नहीं होता। इनके जो वेंट्रिकल्स और चैम्बर हैं ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होते। जब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कुछ इस रास्ते से, यानी कि आप ये कह लें कि कुछ राइट आर्क से और कुछ लेफ़्ट आर्क से, ये दोनों से क्या करता है कि ये आ जाता है आयोटा की तरफ। जैसे आयोटा में आता है वहाँ से जो कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड होता है वो कहाँ पर चला जाता है, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, हमारे बॉडी रेप्टाइल्स के बॉडी टिश्यूज़ की तरफ। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर अगेन किस में चला जाता है, राइट आर्ट्रियम के अंदर चला जाता है, हार्ट के अंदर चला जाता है, जहाँ से ये फिर आगे मजीद जो है लंग्स की तरफ जाता है। तो बेसिकली इसका कुछ इस तरीके से फंक्शन होता है रेप्टाइल्स का। तो ये थे एम्फीबियंस और फिशेस और रेप्टाइल्स। अब सिंपली एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ कि बोनी फिशेस के अंदर जो है 2 चैम्बर होते हैं या इनके अंदर सिंगल सर्कुलेटिंग सर्किट होता है। एम्फीबियन सिंगल सर्कुलेटिंग सर्किट होता है। एम्फीबियंस के अंदर कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं और इनको डबल सर्कुलेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और रेप्टाइल्स के अंदर भी डबल सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपने माइंड के अपने जहन के अंदर रख लेना है। इनके पार्शियली डिवाइड होने की वजह से इनको इस तरीके से रखा जाता है कि बर्ड्स और मैमल्स से अलग, क्योंकि इनके अंदर जो पार्शियल डिवाइड होती है। जबकि अगर बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो उनके अंदर कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का था हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।